उपराष्ट्रपति कारण क्या है विजय समीकरण, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले वो तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर आप ये तमाम वो खबरें देख रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के रण की, और साथ ही हम बात करेंगे चीन भारत की दोस्ती की भी, जिससे एक मजबूत संदेश देने की कोशिश पूरी दुनिया को हो रही है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जंग जारी या फिर शांति बहाली की। 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा, आखिर क्यों, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही एक और खबर होगी, नेटो से बड़े क्या ट्रंप है क्या ज़ेलेंस्की की टेंशन वही कम करेंगे क्या, सवाल ये क्यों उठ रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही शहर शहर जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके इतर हम बात करने वाले एशिया कप की भी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लेइंग 11 पर चुनौती भारी है, तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए कुछ खबरें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं और देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए एक बार ये देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति कारण क्या है विजयी समीकरण। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई सहयोगी दल सहित उनके शीर्ष नेताओं ने सम्मानित किया। कुछ देर पहले आपने वो तस्वीरें देखी। राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत निश्चित मानी जा रही है। उधर अगर विपक्षी गुट इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं तो इंडी गठबंधन ने भी संकेत दिए हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबला कराएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक स्टेटमेंट भी आता है जिसमें वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। 67 साल के राधाकृष्णन एक अनुभवी बीजेपी नेता है और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, उसमें लिखा, पीएम ने थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामना प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। कई क्षेत्रों में उनकी लंबी जनसेवा और अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वो उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहे जो उन्होंने हमेशा से दिखाया। लेकिन आज फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही तमाम सांसदों ने, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर इनका सम्मान किया, तो उसके बाद भी पीएम ने एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट के जरिए ये बताया भी कि वो कितने खुश हैं कि इतना समर्थन उनके नाम का, यानी जो सीपी राधाकृष्णन का नाम हाल ही में सामने आया, जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, उस पर पीएम ने खुशी जाहिर की। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यहां पर क्या कहते हैं, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। और आइए अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके तहत विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।
हालांकि इनमें से 133 सांसदों का समर्थन किसे हासिल होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जोर आजमाइश लगातार चल रही है। इंडी गठबंधन को होने वाली इस मीटिंग में इस गेम नंबर पर चर्चा यहां पर देखिए इंडी गठबंधन कर सकता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा भी कि मीटिंग हुई भी, कांग्रेस और जो अन्य दल के नेता हैं वो अपने उम्मीदवार को मजबूत करने और सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने की रणनीति लगातार बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्ष की कोशिश को कमजोर करने में लगी हुई है। अब जब नंबर गेम पर हम ध्यान देते हैं तो देखिए लोकसभा के जो 542 सांसद हैं, इनमें सरकार के साथ है 293, विपक्ष के साथ है 249। अब राज्यसभा के सांसदों की बात करते हैं, जो कि संख्या अगर हम देखें 240 है। अब सरकार के साथ है 134 और विपक्ष के साथ है 106। इस समीकरण में साफ दिखता है कि सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बढ़त हासिल है, क्योंकि उनके पास बहुमत से ज्यादा यानी 427 सांसदों का समर्थन है, वह विपक्ष 355 सांसदों के साथ थोड़ी ही दूरी पर है। अब यह देखना होगा कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाता है या फिर इनमें भी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सरकार समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा और उसके बाद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं और आइए अब एक नजर डालते हैं YouTube पर कौन सी ऐसी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। चीन भारत की दोस्ती, सख्त संदेश, सटीक नीति, यह खबर YouTube पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से पहले मुलाकात की। जैसे वो भारत आए, दोनों ने साझेदारी, वैश्विक स्थिरता और सीमा मुद्दों पर चर्चा की। वांग ने सहयोग बढ़ाने की बात कही। वांग ने आज NSC डोभाल से भी मुलाकात की और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शाम में मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा और उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात भारत चीन संबंधों में एक बहुत अहम कड़ी है। खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जो तनाव पैदा हुआ, उसके बाद ये मुलाकातें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यहां से एक रणनीतिक और संबंधों में सुधार की कोशिश की जा रही है। वांग यी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने भारत और चीन को प्रतिद्वंदी या खतरे के बजाय साझेदार के रूप में देखने की वकालत की। यह बयान दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण और तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वांग का यह कहना है कि दोनों देशों को पिछले 75 सालों से सबक लेना चाहिए, संभवतः ऐतिहासिक सीमा विवादों यानी 1962 की युद्ध और हाल के गलवान संघर्ष जैसे तनावपूर्ण दौर को संदर्भित करता है। ये एक संदेश है कि दोनों देशों को अतीत की गलतियों से बचते हुए भविष्य उन्मुख रिश्ते बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कल उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और अब NSC डोभाल के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आपको ये बताएं कि वांग ने भारत और चीन को दो महान पूर्वी सभ्यताओं के रूप में चित्रित किया है, जिनका पुनरुद्धार न केवल एक दूसरे को मजबूत करेगा बल्कि एशिया और विश्व को स्थिरता भी प्रदान करने वाला होगा। ये वैश्विक मंच पर दोनों देशों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश को भी दर्शाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वांग की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत और चीन पर व्यापारिक टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें भारत पर 50% टैरिफ और रूसी तेल आयात पर अतिरिक्त शुल्क शामिल है। इस संदर्भ में वांग की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अमेरिका को एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है कि भारत और चीन अपने मतभेदों को कम करके एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले हो रही है, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना है। वांग की इस यात्रा की अगर हम एक और कड़ी को समझने की कोशिश करें तो इस शिखर सम्मेलन के लिए जमीन तैयार करने और द्विपक्षीय मुद्दों पर सहमति बनाने की प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। जयशंकर ने वांग के साथ मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता इससे पहले बताया।
जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है। इसके अलावा दोनों देश एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग के साथ मुलाकात में इस बात का जिक्र किया कि भारत चीन संबंधों को परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर जोर दिया कि सीमा पर शांति और स्थिरता संबंधों में प्रगति की नींव है। ये भारत की उस स्थिति को दोहराता है कि सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति कितनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जब उनकी आज मुलाकात होगी तो कई कूटनीतिक संदेश यहां से वो देते हुए नजर आएंगे। और वाकई ये कोई असामान्य कदम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्रियों का पीएम से मिलना सामान्य प्रोटोकॉल से बाहर होता है और इसीलिए उनकी इस मुलाकात को सामान्य तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं और अब एक्स पर देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। यहां पर आपको कई सारे हैशटैग नजर आएंगे, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, ये देखिए 2 हैशटैग आपको नजर आएंगे, ट्रंप जेलेंस्की मीट, जेलेंस्की एंड पुतिन। दोनों खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ चल रही हाई लेवल मीटिंग को बीच में रोककर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाया। इस दौरान ट्रंप ने पुतिन से करीब 40 मिनट तक बातचीत की है। क्रेमलिन ने इसकी जानकारी दी। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने अगली मीटिंग की रूपरेखा तैयार की और त्रिपक्षीय मीटिंग की योजना यहां पर बनाई। अब हालांकि जल्दी जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात भी होगी, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन पहले आमने सामने मिलेंगे, फिर ट्रंप की मौजूदगी में एक त्रिपक्षीय मीटिंग होगी। अगस्त के अंत तक पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात संभव मानी जा रही है। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक मुलाकात होगी। इसके बाद त्रिपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल रहने वाला हूं। That we are ready for trilateral meeting, and if Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral, and then it can be the trilateral. So I said always, so Ukraine will never stop on the way to peace, and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग जारी रहेगी या शांति आएगी, इसका फैसला 2 हफ्तों में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए सीजफायर की जरूरत नहीं है। सीजफायर सिर्फ अस्थायी समाधान है। हम दीर्घकालिक शांति समझौते पर बात कर रहे हैं। युद्ध विराम से ज्यादा अहम शांति संधि है। मेरी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। उम्मीद है कि बैठक से कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन भी वाकई कुछ करना चाहते हैं। जब हम मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ वाकई सकारात्मक कदम देखने को भी मिलेंगे। हाल ही में इस मीटिंग के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सुनिए। The war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन सबसे अच्छा अभी बाकी है। अब सभी को इंतजार है उस बाकी का, जिसका जिक्र हाल ही में जेलेंस्की की तरफ से भी किया गया है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब आइए देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। नेता से बड़े ट्रंप, जेलेंस्की की टेंशन कम, ये सवाल क्यों? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं के साथ हाल ही में जो मीटिंग की उसके बाद ये सवाल उठा। दरअसल हुआ ये कि जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी का उन्होंने यहां पर भरोसा दिया। ट्रंप ने यह कहा कि यूक्रेन को नाटो नहीं, हम सुरक्षा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इसी बयान पर रूस ने विरोध जता दिया। रूस के सरकारी चैनल आरटी ने ट्रंप पर सवाल उठा दिए और कहा कि ट्रंप ने क्यों कहा कि
उसकी हम सुरक्षा देते रहेंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ट्रंप के इस बयान का आखिरकार मतलब है क्या? दरअसल जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने के बजाय अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रोवाइड करेंगे। ट्रंप का यह बयान अलास्का में पुतिन से मुलाकात के 3 दिन बाद आया, जहां उन्होंने यूक्रेन के लिए एक नई योजना का जिक्र किया था। ट्रंप ने यहां पर यह कहा था कि यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, लेकिन उसे औपचारिक रूप से नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसकी मदद करेंगे, लेकिन नाटो के पूर्ण नियम लागू नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि हम नाटो को ही हथियार बेचेंगे, नाटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे दे। वहीं जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया कि यूक्रेन की सुरक्षा अमेरिका और हमारे साथ मौजूद नेताओं पर डिपेंड करती है। हम सभी इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और मुझे खुशी है अमेरिका सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार है। त्रिपक्षीय बैठक में सभी संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक को आयोजित करने की कोशिश भी करेंगे। हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, हमें अपने लोगों की वापसी चाहिए, इस बात का जिक्र करते हैं जेलेंस्की। I think that we had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was the best one, maybe the best one will be in the future. But it was really good. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us in our hearts. They have been online before yesterday and etc. So a lot of countries on the side of Ukraine, our people and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it, and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. तो वहीं ट्रंप के साथ बैठक से पहले जेलेंस्की ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य स्थायी शांति है, हम भी शांति के पक्षधर हैं। यूक्रेन वास्तविक युद्ध विराम के लिए तैयार है, हमें हत्याएं रोकनी होंगी, पहले सीजफायर किया जाए, फिर किसी और मुद्दे पर बातचीत की जाए। तो कुल मिलाकर जेलेंस्की भी यहां पर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। बारिश बाढ़ हाहाकार। दरअसल पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देर रात 1 बजे बादल फट जाता है। तेज बहाव में 3 दुकानें बह गई। सैलाब की वजह से कुल्लू बाजार की एक सड़क भी बह गई। मंडी जिले में सोमवार रात तेज बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का कार्य यहां पर तेजी के साथ चल रहा है। हिमाचल में जून से लेकर अभी तक बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है। इसके इतर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, लगातार यहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति यहां पर गंभीर बनी हुई है। जगह जगह जो बारिश हो रही है उसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण सड़कों पर यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और आज भी उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी पिछले 7 दिनों से किश्तवाड़, कठुआ और कुपवाड़ा में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण कई ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। लोगों तक हर संभव राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ पहाड़ी इलाकों का ये हाल है, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ का खतरा यहां पर भी बरकरार है। दरअसल हरियाणा के हथिनी बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके कारण यमुना के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में भी आज काफी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद से हालात का जायजा भी लिया और जो संबंधित अधिकारी हैं
उनको हर संभव लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। ट्रेंड्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की मौजूदगी